श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर गौरव संजय और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी के विभिन्न रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर गौरव संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार भारती जी। डॉक्टर गौरव संजय, आप एक वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आपके ओपीडी में सामान्य तौर पर रीढ़ की हड्डी की समस्या से ग्रसित लोग आते हैं, वो किस तरह की समस्याएं होती हैं? अधिकतर समय पर हमारे पास जो मरीज़ रीढ़ की हड्डी के उपचार के लिए आते हैं उनको अधिकतर समय पे जिसको हम चनका कहते हैं, अधिकतर मरीज़ वो होते हैं, या फिर कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ मात्रा में लोगों को रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शन होते हैं, वो भी आते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम मात्रा में होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड के कुछ ट्यूमर या कैंसर वाले पेशेंट होते हैं। ये चनका आपने कहा, ऐसा क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है इसके आसपास लिगामेंट्स और मसल्स भी होती हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज करके रखती है। तो आप सोचिए कि कभी कोई ऐसा मूवमेंट हो गया या आपने कोई चीज़ भारी सामान उठा लिया, इसमें जो मसल जो होती है वो टियर, स्प्रेन या रप्चर हो जाती है। इसके वजह से हमारे कमर में दर्द होने लगता है। तो चनका आमतौर पर कई बार स्वतः ही ठीक हो जाता है और कई बार इसके लिए दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो आप क्या सलाह देते हैं? जब भी मरीज़ हमारे पास आता है तो सबसे पहले उससे हम उसकी पूछते हैं कि ये दर्द कब से शुरू हुआ है। इसके बाद हम उसका परीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या लगता है, जो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसके परीक्षण के बाद हमें क्या लगता है। फिर कभी कभार जो पेशेंट चनके के साथ आते हैं तो स्क्रीनिंग टूल में हम कई बारी इन पेशेंट्स का एक्सरे कराते हैं, ये देखने के लिए कि कोई हड्डी के आकार में कोई ऐसी चीज़ बदली तो नहीं है। उसके बाद हम लोग इन मरीजों को अधिकतर समय पर कोई ना कोई दर्द की गोली देते हैं, जिनमें अधिकतर समय 80% लोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर गौरव संजय, आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शंस भी होते हैं। ये इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं? अधिकतर रीढ़ की हड्डी में जो इन्फेक्शन है डॉक्टरी भाषा में पायोजेनिक होते हैं, जिनमें हमारा जो कीटाणु होता है स्टेफाइलोकोकस नाम का कीटाणु होता है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को गलाने लगता है। और हमारे देश में जो दूसरे किस्म का जो कीटाणु जो कि बहुत प्रेवलेंट है वो टीबी का कीटाणु है, और टीबी रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी कॉमन एक इन्फेक्शन है जो कि इंडिया में पाया जाता है। भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और हमने एक लक्ष्य भी रखा है कि हमें टीबी से मुक्त होना है, तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव आपका है कि अगर कमर में दर्द है तो टीबी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं एक रियलिस्टिक ये भी बात बताना चाहूँगा कि टीबी मुक्त भारत होना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ें तो टीबी इंसान से भी ज़्यादा पुराना है, तो जो चीज़ इतने सालों में नहीं हुई और इन्फेक्शन है। टीबी का खास बात ये होती है कि जैसे किसी को फेफड़ों की टीबी है और साथ में उसको बलगम भी हो रहा है और उसने कोई चीज़ थूक दी है, तो वो कई महीनों तक, सालों तक उसी जगह पर पड़ी रहेगी और वातावरण में रहेगी। टीबी जैसा आपने, अगर हम सवाल पर वापस जाएं तो रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरक्लोसिस आज के समय पर बिना जांच के उसका इलाज नहीं करना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, जब हम इन मरीजों का रीढ़ की हड्डी का एक्सरे कराते हैं और उसके बाद एमआरआई एक बहुत अच्छी जांच है देखने के लिए कि नस पर कितना दबाव है और क्या ये टीबी सिर्फ एक या दो ही वर्टिब्रा इन्वॉल्व कर रहा है या ऊपर नीचे और भी वर्टिब्रास को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके अलावा हम मरीज को जरूर ये बोलते हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट और कराइए और बायोप्सी या फिर टुकड़े की जांच, और जो पस अगर है तो उस पस की जांच अगर हम पक्का करें उसके बाद ही हम टीबी की दवाइयां लें, क्योंकि जब हम टीबी का इलाज करते हैं, रीढ़ की हड्डी का टीबी का इलाज, उसमें जो दवाइयां हैं जो कि आज के समय पर बहुत अच्छी दवाइयां हैं, 9 महीने से साल भर तक दवाइयां चलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम बिल्कुल श्योर शॉट क्लियर नहीं है कि टीबी है, कोई भी दवाई 1 साल तक खाने का कोई फायदा नहीं है अगर वो कीटाणु है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है? कैसे एक व्यक्ति को पता चले कि ये बोन टीबी है? बोन टीबी के लक्षण, अधिकतर टाइम पे मरीज बोलेगा कमर में दर्द रहता है डॉक्टर साहब, है ना, और मैं दवाई लेता हूँ, दवाई लेते लेते ही मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है लेकिन फिर से हो जाता है। इसके अलावा जो टीबी के आम लक्षण होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि
शाम को बुखार आना। दूसरा है मरीज बोलता है मेरा वजन भी डॉक्टर साहब कम हो रहा है। कई बारी वो ये भी हिस्ट्री दे सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे पहले फेफड़ों में टीबी हुआ था, या मुझे खांसी बहुत हो रही थी, खांसी तो कम होगी डॉक्टर साहब, लेकिन वो भी कई महीनों तक चली थी, लेकिन अब मेरे कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो यही कुछ आम लक्षण होते हैं जो कि टीबी स्पाइन के पेशेंट्स जो कि प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, बोन की जो टीबी है ये आमतौर पर किस उम्र के लोगों को होती है और कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रोन हैं, जिनमें ज्यादा संभावना होती है? बोन टीबी अधिकतर समय पर वैसे यंग एडल्ट्स में ही होती है, जो कि आप मान के चलो 20 साल से लेकर 40 साल या 50 साल तक की उम्र में होती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी उम्र में हो, ज्यादातर इसी उम्र में होती है, लेकिन बच्चों में भी हो सकती है और बुजुर्गों में भी हो सकती है। जहां तक कि आपका सवाल है कि किन लोगों में होती है, यूजुअली ये पाया गया है कि जो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि हमारे देश में जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, तो आप देखिए एक ही घर में 10-10-15 लोग रह रहे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, और कहीं ना कहीं पर नए घर बनाने के उनके पास ना ही सुविधा ना ही पैसे हैं। तो जहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जांचों की बात बताई कि ये जांचें अगर कराई जाएं तो ये स्थापित हो सकता है कि व्यक्ति को टीबी है और उसके बाद उसका इलाज आरंभ किया जा सकता है। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को बोन टीबी या हड्डी की टीबी की बीमारी हो गई हो तो क्या इससे अन्य जो सदस्य हैं परिवार के उनको होने की संभावना रहती है? बोन टीबी वैसे छुआछूत जैसी बीमारी नहीं होती है कि किसी की हड्डी में बीमारी है तो दूसरे को भी ऐसा हो जाए, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन इसमें ये होता है कि घर में किसी को कभी टीबी हुआ हो, जैसे मान के चलो कि कोई बुजुर्ग था, उनको खांसी हो रही थी और वो टीबी हुआ था, तो ये हो सकता है कि कई महीनों बाद या कई सालों बाद जब उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो, क्योंकि टीबी जो कीटाणु होता है ये कई बारी आपके शरीर में बैठ जाता है और ये इंतजार तब करता है जब आपका शरीर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम हो, फिर ये वार करता है। तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर मॉन्टुक्स टेस्ट होता है, तो मॉन्टुक्स टेस्ट में क्या है, ये बताता है कि आप टीबी बैक्टीरिया से एक्सपोज हुए हो नहीं हुए हो, लेकिन ये नहीं बताता कि आप में डिजीज है या नहीं है। तो हो सकता है जब हम टीबी जैसे हम का टेस्ट कराएं तो हमारी पूरी जनता में 80 से 90% लोग टीबी बैक्टीरिया से एक्सपोज हो रखे हों, लेकिन एक्सपोजर का मतलब ये नहीं कि आपको डिजीज है। आपने जांच की बात बताई, मॉन्टुक्स टेस्ट की बात बताई, आप बताएं कि सिलसिलेवार हम कौन कौन सी जांच करवाएं? जो मरीज होते हैं टीबी के लिए, उसके लिए हम सबसे पहले जैसा आपको कहा है कि स्क्रीनिंग के लिए हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे रीढ़ की हड्डी का भी होता है, साथ में हम स्क्रीनिंग एक फेफड़े का या चेस्ट एक्सरे भी एक कराते हैं। इसके बाद आज के समय पर एमआरआई एक बहुत ही अच्छी जांच है जिसका हमें जरूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि रीढ़ की हड्डी गल तो रही है, पर क्या जो मवाद है ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती है, क्या उस पर दबाव है। इस चीज का बहुत अहम महत्व इसलिए है क्योंकि अगर रीढ़ की नस जो है वो दब रही है तो कई बारी एक तो दर्द बहुत ज्यादा होता है इन मरीजों को, दूसरा इनको पैरालिसिस होने का या फालिस जैसे इसको कहते हैं, पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं। कई बारी इतनी दिक्कत बढ़ जाती है कि इनको लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल जो है वो भी जा सकता है। इसलिए ये तो है कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट या फिर ऐसे टेस्ट जिसमें आपको कोई सुई या दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कुछ और बीमारियां हमें एक्सरे और एमआरआई पर देखने पर लग सकती हैं कि टीबी है। तो जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो टिश्यू डायग्नोसिस ही होता है, जिसको हम टुकड़े की जांच कहें या बायोप्सी कहें, और इसके अलावा मवाद की जो जांच होती है, स्पेशली टीबी के लिए भी मवाद की जांच आज के समय पर जीन एक्सपर्ट का टेस्ट या सीबी नेट का टेस्ट जो कि सरकारी संस्थाओं में भी उपलब्ध है, ये बहुत बेहतरीन जांच है। इसमें हमें एक तो जल्दी पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है, नहीं तो टीबी बैक्टीरिया को ग्रो करने में बहुत समय लग जाता है, कई बार 1.5 महीने तक भी समय लग जाता है अगर हम टीबी कल्चर की जांच करें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जीन एक्सपर्ट और टीबी पीसीआर कुछ ऐसी जांचें हैं जिसमें हमें ये पता चलने लगा है कि कुछ दवाइयां भी इसमें इफेक्टिव होंगी नहीं होंगी। डॉक्टर गौरव संजय, हमारे श्रोताओं को यही बताएं कि अब इलाज किस तरह से होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, इसमें लंबे समय तक दी जाती हैं, और क्या इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट बिल्कुल है। जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं वो सिंपल ड्रग्स होती हैं जो कि भारत सरकार भी देती है। आमतौर पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। अधिकतर मरीज जो हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स पर उनका इलाज हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट
एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या टीबी की दवाइयों का है वो है कि हमारे जो लिवर होता है इसमें सूजन होने लगती है। इसके वजह से कई बारी इन मरीजों को भूख लगना कम हो सकती है। दूसरा है, अगर दवाइयाँ उनको सूट नहीं कर रही है इसमें इनको पीलिया भी हो सकता है। कुछ एक इसमें एक दवाई होती है जिससे हमारी आंखों में भी दिक्कत आ सकती है, जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। कभी कभार इन दवाइयों को खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके वजह से दर्द पूरे शरीर में होने लगता है। तो इसी के लिए हम लोग जब इन मरीजों को टीबी की दवाइयाँ देते हैं तो हर महीने कुछ खून की जांचें होती हैं ये देखने के लिए कि आपके ब्लड के पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसमें फिर हमें दवाई कम करनी है या फिर विदहोल्ड करनी है। ये सब डिपेंड करता है रिजल्ट्स के बाद। डॉक्टर गौरव संजय, क्या ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और रीढ़ की हड्डी की टीबी में दवाइयाँ बहुत बढ़िया हैं आज के समय पर और अधिकतर लोग इस पे ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कभी कभार जैसा कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे आपने सोचा कि पैरालिसिस होने लगा है, तो इसमें फिर दवाइयाँ का कोई इतना अक्यूट रोल नहीं होता है, उसमें हमें ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। कभी कभार मरीज़ लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है और कमर में टेढ़ापन आने लगता है। जब टेढ़ापन आने लगता है तो हो सकता है टीबी मुक्त तो आप टाइम के साथ दवाइयों के साथ हो जाओ, लेकिन कमर के टेढ़े वजह से होने से आपको दर्द बाद में भी रहेगा। तो कभी कभार डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम इन मरीज़ों को, इनकी स्पाइन को ऑपरेशन करते हुए इनको स्टेबलाइज भी करते हैं, जाँच भी भेजते हैं और उसके बाद दवाइयाँ भी चलाते हैं। डॉक्टर संजय, क्या इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इस बीमारी में जटिलताएं जिसे कहते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में जैसा है कि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है और इसमें चोट लगने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन के पास जाएं तो चांसेस ऑब्वियसली कम होते हैं। और हड्डी, जैसा मैंने आपको बताया, ये गली हुई हड्डी होती है, बहुत सॉफ्ट हड्डी होती है। कभी कभार जब हम इसकी सफाई कर रहे होते हैं तो सफाई करते करते हो सकता है कि इतनी आप करे जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि हम और करें और आप आगे कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जिसको हमें इंजर नहीं करना चाहिए, वो इंजर हो सकती है ऑपरेशन द्वारा। डॉक्टर साहब, क्या बोन टीबी का मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अपना सामान्य जीवन जीने लगता है? बिल्कुल सही हो जाता है, मरीज अच्छा हो जाता है। और कई बार जैसा मैंने कहा है, ऑपरेशन के सहारे जब आप इनको दवाइयाँ चलती हैं और कभी कभार पता भी नहीं चलता है कि ये मरीज कभी टीबी से ग्रस्त भी हुआ हो। अगर उसको इलाज अच्छा हो, वक्त पर वो अपना इलाज करा ले और पूरा इलाज कराए। बहुत इंपॉर्टेंस है आज के समय पर टीबी की जो इलाज है, आप पूरा इलाज करवाइए, डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए। क्योंकि टीबी में मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका दर्द खत्म होने लगता है, आपको लगता है बस अब दवाई क्यों खानी है, डॉक्टर साहब तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, मैं बस 2 महीने में ठीक हो गया हूँ। लेकिन अगर टीबी वापस आती है तो वो बहुत खतरनाक रूप में आती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो काम नहीं करती हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं बहुत महंगी होती हैं, बहुत टॉक्सिक होती हैं और फिर बस आप सोचो कि रायता फैल जाता है। तो डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? मैं ये बताना चाहूँगा कि रीढ़ के हड्डी के लिए उपचार आज के समय पर अवेलेबल हैं, अच्छे उपचार हैं। ज़रूरी नहीं है हर रीढ़ के हड्डी के रोग में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं और आपका इलाज कर सकते हैं। हाँ, पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द, बेहिसाब दर्द चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपना परीक्षण जरूर कराना चाहिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से। तो डॉक्टर गौरव संजय, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने रीढ़ की हड्डी के विभिन्न रोग और खास तौर से ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग होता है, बोन टीबी जिसे कहते हैं, उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।